सो हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री में आए तो उनकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी, व्हाट वाज देयर पर्पस ऑफ कमिंग इनटू आवर कंट्री, और उसकी वजह से हमारी क्या इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, प्लस उसकी वजह से उन्होंने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, एंड व्हाट वाज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर केम टू आवर कंट्री। से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, बट फिर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो भी हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो शुरू करते हैं। और जो हमारा सबसे पहले चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग योर इंडियन इकोनॉमी। वन सेकेंड गाइस, सो इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वाज आवर इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तुम्हें सुनते हुए बहुत स्ट्रेंज लगेगा, बट अगर बिफोर ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री। इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और इंडिया और चाइना थे जो कम से कम वर्ल्ड की जीडीपी का मेजॉरिटी प्रोपोर्शंस था। यस, द रीज़न इंडिया बहुत प्रॉस्परस था बिकॉज ऑफ इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, इंडिया एक बहुत ही प्लेन लैंड है और वहाँ एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल था, एंड दैट इज़ द रीज़न। अब मैं जब इंडिया की बात कर रहा हूँ तो वो वाला पार्ट भी है जो पाकिस्तान में इंक्लूडेड है, और उसके बाजू में ही अफगानिस्तान है ना। तो अफगानिस्तान एक बहुत ही पहाड़ वाला एरिया है और वहाँ एग्रीकल्चर के लिए इतना सूटेबल नहीं था। इसलिए देखना, हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है, बिकॉज इंडिया वॉज अ वेरी प्रॉस्परस रीजन, राइट। हमने सुना भी है कि इट वॉज सोने की चिड़िया। तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, हम प्रॉस्परस थे, हम सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट का मतलब है हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी चीज के लिए। हम खुद से सेल्फ प्रोड्यूस करते थे, हमारी नीड्स को फुलफिल करते थे, विच मीन्स दैट हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं था। एंड थर्ड, इट वॉज इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब क्यों हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थी, मैंने अभी बताई, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी। देखो, उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जस्ट शुरू हुआ था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जस्ट शुरू हुआ था उस वक्त, और इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। टू थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब देखो, पहले मशीन से पहले जो भी चीजें बनती थी वो हाथों से बनती थी, इसलिए हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाथों से बनाए हुए, लेबर की मेहनत। अब उसमें क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है, और इंडिया उसके लिए काफी फेमस था, बिकॉज इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस था। अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया से आया करता था, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनी हुई चीज थी, हायर क्वालिटी की थी। तो मानोगे नहीं कि अगर रोम में एक उनका जब सेशंस हुआ करता था, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश का जो मेजॉरिटी प्रोपोर्शन है वो स्पेंड होता है इंडिया की कोई चीज इंपोर्ट करने में, बिकॉज उनका हैंडीक्राफ्ट रोम में काफी अच्छा लगता था। सो इट वॉज वेरी वेल नोन, बहुत ही रॉयल चीज हुआ करती थी, और इसकी वजह से इंडिया का काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था, राइट। तो अगर हमें समझना है कि इंडिया इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिशर्स केम वॉज अ वेरी प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी। तीन चीज, पहली बात मैंने बताई, इट वाज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। सेकंड, एग्रेरियन, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और थर्ड, इट वाज आल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि भाई हमारा देश तो बहुत अच्छा था, और जब देश अच्छा होगा तो नजर तो लगेगी, और वहीं से ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आना सोचा। अब क्यों ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आए, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज है वो उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनी है। इनका पर्पस क्या था ब्रिटिश एम्पायर का, वो समझते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स इसलिए आया था बिकॉज उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहा? यूरोपियन कंट्रीज में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाओ, और उस वक्त अगर आपके देश को प्रॉस्परस करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में आउटपुट बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी। अब आउटपुट बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स के लिए दो बड़े हर्डल्स थे। सबसे पहले उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल। ऑब्वियस की बात है कि वो इतनी छोटी कंट्री है, अगर बहुत बड़े लेवल पे आउटपुट बनाना है तो बड़ा लेवल पे रॉ मटेरियल भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कपड़ा चाहिए, फिनिश्ड कपड़ा चाहिए, तो आपको कॉटन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए।
प्लस आपको एक मार्केट चाहिए, आपको एक मार्केट चाहिए जहां ये फिनिश्ड आउटपुट को आप सेल कर सको, राइट? सिर्फ बनाने से इनफ थोड़ी होगा, उसको मार्केट में सेल भी करना पड़ेगा। और ऑब्वियस की बात है, ब्रिटिश कंट्री की पॉपुलेशन इतनी कम है कि ऑब्वियस की बात है कि इतना सारा आउटपुट वो अकेले तो कंज्यूम नहीं कर सकते थे। तो दो बड़ा हर्डल था उनके लिए, सबसे पहले उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था और दूसरा वैसा मार्केट चाहिए था जहां वो इन सबको सेल कर सके। अब ऑब्वियस की बात है, इंडिया एक दोनों के लिए बेस्ट है। क्यों? इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स कॉटन, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स सिल्क, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स मेटल एंड स्टोन वर्क। कॉटन एंड सिल्क एक बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल जो यूरोपियन को चाहिए था टू मेक देयर फिनिश क्लॉथ। तो पहला काम तो हो गया कि रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, और सेकंड मार्केट। इंडियन मार्केट एक अनटैप मार्केट था, वहां अभी तक कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, तो वो एक ऐसा मार्केट था जहां अपने ब्रिटिशर्स अपने फिनिश गुड्स को बेच सके। तो ये दोनों पर्पस के लिए इंडिया बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ करता था। फर्स्ट, टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल एंड सेकंड टू सेल द ब्रिटिश फिनिश गुड्स। और ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही सारी पॉलिसी बनी है। पूरा ब्रिटिश एम्पायर जो 200 साल रूल किया, इनका पर्पस यही था, लूटो इंडिया को। कैसे लूटोगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे रॉ मटेरियल और अपने फिनिश गुड्स को इंडिया में आके बेचेंगे। और इसी के बेसिस पे इर्द गिर्द इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है। ओके, अब ब्रिटिश एम्पायर की ओरिजिन हुई बैटल ऑफ प्लासी में, जो 1757 में लड़ी गई थी विद रिस्पेक्ट टू बंगाल प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अब यहां इन्होंने अपना, देखो जब सब पहली बार ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो ट्रेड पर्पस के लिए आए थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है और फिनिश गुड्स बेचना है। पर ऑब्वियस की बात है, अगर ऐसे पर्पस के लिए आप आओगे तो कोई भी राजा, कोई भी प्रिंसिपल स्टेट्स अलाउ नहीं करेगा। और उन्हें धीरे धीरे लगा कि देखो, जब शुरुआत में ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका काम ये नहीं था कि कॉलोनाइजेशन करें, बट क्योंकि हम उन्होंने देखा कि देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर लड़ रहे हैं, नीचे निजाम लड़ रहा है, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब सब लड़ रहे हैं तब एक पावर वैक्यूम है, और क्या पता ब्रिटिशर्स को लगा कि वो इस पावर को यूज कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि पहला जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 1757 में, तो उन्होंने अपना एम्पायर इंडिया में शुरू किया। याद रखना है, 1757 ब्रिटिश एम्पायर, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश एम्पायर कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता और अपना एम्पायर स्टार्ट किया। ओके, अब जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी, हम क्योंकि स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज ओनली टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब उनका अल्टीमेट पर्पस ही यही था कि वो प्रोटेक्ट करें और उनका पर्पस ही यही था कि वो प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। वो उनका पर्पस मैंने आपको बता दिया ना पहले, कि अपने इंटरेस्ट के लिए ही उन्होंने अपना जो रूल है वो इंडियन गवर्नमेंट में शुरू किया था। ठीक है, तो चलो हमने बेसिक बहुत सारी चीजें समझ ली, अब समझते हैं। सबसे पहली बात तो सर, हमने ये समझ लिया कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थी ब्रिटिशर्स के पहले, उसके बाद क्या हुआ? देखो, यहाँ एक बहुत ही खास बात है कि नेशनल इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हमें पता चला कि ब्रिटिश एम्पायर मेड नो एफर्ट्स या नो अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द नेशनल और पर कैपिटा इनकम। मतलब देश के लोगों ने, सॉरी ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाया नेशनल इनकम निकालने के लिए या कंट्री की जीडीपी निकालने के लिए। क्यों? अगर वो निकालेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी ना, कि वो यहाँ अपने ओन इंटरेस्ट को फुलफिल करने आए हैं रादर देन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने कभी जीडीपी एस्टिमेट की ही नहीं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जीडीपी एस्टिमेट किया था अपने अपने तरीके से, पर हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे डॉक्टर वी राव। उनके एस्टिमेट को हम लोग सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता था। देखो, 1 मार्कर्स में आ सकता है कि हुज एस्टिमेट वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, देन यू नीड टू राइट डॉक्टर वी राव। ठीक है, ओके। अब उनके हिसाब से कंट्री की जो जीडीपी है, वी राव के हिसाब से कंट्री की जो जीडीपी है ड्यूरिंग 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2% एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा जीडीपी। मतलब कंट्री की जो जीडीपी है, ओके सो सॉरी, कंट्री की जीडीपी सिर्फ कितना परसेंट ग्रो कर रही है? 0.5%।
इमेजिन करो आज हमारी कंट्री ग्रो करती है 6% पर एनम ऑन एवरेज, एक बहुत ही छोटी चीज है, और आप उससे हम समझो ग्रोथ ही नहीं कर रही, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो रही है, ना आउटपुट का कुछ बढ़त हो रहा है, ना ही कुछ कंट्री के लिए कुछ फायदा हो रहा है। अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या रीजंस थे कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ी। उसका सबसे पहला रीजन हम समझेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज इट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग बिफोर ब्रिटिश रूल। तो हम सबसे पहले ही यही समझेंगे कि भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बिकॉज इससे हमें काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा कि कंट्री की जीडीपी ग्रो होने का रीजन क्या था, नहीं होने का रीजन क्या था, सॉरी। द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग, वन सेकेंड, ओके, द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल was stagnant and backward। याद रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ब्रिटिश रूल के टाइम, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। स्टैग्नेंट मतलब कांस्टेंट, भाई ग्रो होने का नाम ही नहीं, और बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा, मतलब इतनी खराब हालत, इतनी खराब हालत कि हम बाकी कंट्री के सेक्टर के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे तो वो इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं, और आज भी हम बैकवर्ड, हम भी पुराने जमाने का ही चला रहे हैं एग्रीकल्चर। देखो वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें अडेप्ट करना पड़ता है, पर ना ही हमने अडेप्ट किया, ना ही हमने ग्रोथ पाया। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। कैसी थी, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। अब क्या रीजंस थे कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट और बैकवर्ड है, हम उसको समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नाउ यू नीड टू, एग्जाम में पूछने के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, बहुत अलग अलग नाम से इसको कहा गया। बेसिकली हुआ क्या करता था, ये ट्रायो अग्रीमेंट था। ये देखो, ये तुम्हारा जमींदार है। अब जमींदार कौन हुआ करता था, इसको समझते पहले। जमींदार वो लोग हुआ करते थे जो जमीन को ओन करते थे। देखो पहले जमाने में ब्रिटिशर्स पूरा तो कंप्लीटली रूल नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते थे कि जमींदार को बोलते थे, और जमींदार की कितनी ओनरशिप होती थी, दो दो गांव, तीन तीन गांव, ऐसा, ऐसे छोटे मोटे गांव नहीं, छोटे मोटे एरिया नहीं। तो ये जमींदार जो होते थे वो ओनर्स ऑफ द लैंड हुआ करते थे। अब ये लैंड को देते थे किसको, फार्मर्स को, और फार्मर्स को हम टेलर्स भी बोलते हैं, टेलर ऑफ द सॉइल। जमींदार लैंड को फार्मर्स को देते थे कि भाई तू उगा, इसमें से आउटपुट कुछ पार्ट मुझे पे कर, कुछ तेरा। और जमींदार को एक अग्रीमेंट इंटर करना पड़ा ब्रिटिशर्स रूल के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, टू बी प्रिसाइज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब क्या करना पड़ा वो समझते हैं। बेसिकली जमींदार ब्रिटिशर्स को कहते थे, देखो ब्रिटिशर्स सॉरी जमींदार को कहते थे कि देखो तुम्हारी जो लैंड है ना, उसके अगेंस्ट तुम्हें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे तुम्हारी लैंड के अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, और और उसके अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट तुम्हें चाहे तो तुम फ्रीली फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। यू हैव टू पे टैक्स ऑन द पर्टिकुलर लैंड यू होल्ड, और उसके अगेंस्ट तुम फ्रीली फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर अगर जमींदार ने ये टैक्स पे नहीं किया ऑन अ पर्टिकुलर ड्यू डेट, नहीं किया, तो आपकी ओनरशिप छीन ली जाती है। मतलब यू विल नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड। मतलब इतना स्ट्रिक्ट कानून था कि भाई जमींदार को कहा जाता था कि देखो लैंड है, अब लैंड के अगेंस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं पे किया आपकी मैं लैंड छीन लूंगा। तो अब जमींदार को क्या करना था, जमींदार फार्मर से चाहते थे, फार्मर से क्या चार्ज करते थे, रेंट, और जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं लगान। कि भाई जमींदार को लगान देना पड़ता था, सॉरी फार्मर्स को लगान देना पड़ता था जमींदार को। अब हुआ क्या करता था कि टैक्स इतना ज्यादा था कि फार्मर्स का जितना भी आउटपुट निकलता था उसमें से अगर मैं रेंट का अमाउंट माइनस करूं
जो भी रेसिडुअल आउटपुट बचा, जैसे फार्मर्स का टोटल आउटपुट 40 केजी था, उसमें से 32 केजी तो रेंट दे दिया, 8 केजी मेरे पास बचा। अब ये इतना ही बचता था कि वो लोग क्या कर सके, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको भी समझते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब इतना ही आउटपुट बचता था कि मैं अपना सर्वाइवल कर सकूं। मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा अनाज नहीं बचता था कि मैं मार्केट में जाके बेच सकूं। मेरे पास सिर्फ इतना ही अनाज बचता था कि मैं सर्वाइव कर सकूं और अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर सकूं। दैट्स इट। मतलब फार्मर्स कभी ग्रो नहीं करेंगे। ये सिस्टम फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड कर दिया। क्या रीजन? क्योंकि उनके पास कभी आउटपुट नहीं बचता था। चलो ठीक है, सर्वाइव तो कर पा रहे। अब हुआ ऐसा था कि कभी जब फेमाइन हो जाए, फेमाइन मतलब जब आउटपुट ना हो गया, तब क्या करेंगे फार्मर्स? क्योंकि उनके पास तो कोई सेविंग नहीं हुआ करती थी और वो स्टारवेशन की वजह से मर जाते थे, भूखमारी से मर जाते थे। तो इतना घटिया सिस्टम हुआ करता था। और जमींदार को ये एटीट्यूड रखने का रीजन भी यही था क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। और वो लोग भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे कि जमींदार अपनी लैंड को इम्प्रूव कर सके। उनको सिर्फ टैक्स से मतलब था जो उन्हें पर्टिकुलर अपनी गवर्नमेंट को पे करना है। जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो भी आउटपुट निकलता था, वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान, मतलब फार्मर्स को देना पड़ता था जमींदार को इन द फॉर्म ऑफ लगान। द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द स्पेसिफिक सम ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आल्सो फिक्स्ड। मतलब ये जो लगान जमींदार कलेक्ट कर रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था, और वो भी स्पेसिफिक डेट पे। और अगर नहीं देते तो क्या लेते थे? दे विल लूज देयर राइट ऑन व्हाट? ऑन लैंड। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार, तो जमींदार का जो मेन इंटरेस्ट था वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। मतलब उनका इंटरेस्ट सिर्फ टैक्स कलेक्ट करो ताकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे सकूं और कुछ पार्ट मेरे पास रख सकूं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था फार्मर्स की कैसी सिचुएशन है, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। सो जमींदार एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ना ही जमींदार ने कोई एफर्ट्स लगाए, ना ही ब्रिटिशर्स ने। मुझे बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर को ग्रो करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आपको? आपको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाके बेच सको। प्लस आपको पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए ताकि जीव से आपके क्रॉप्स जो है, इंसेक्ट से क्रॉप जो है वो बच जाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ये सब कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गवर्नमेंट ने। जब नहीं प्रोवाइड करेगा तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा? एग्रीकल्चर आउटपुट कैसे ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए हमारी इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट थी। उतने का उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस हुआ करता था। बिकॉज अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। ना इन्वेस्टमेंट जमींदार करता था, ना इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स करते थे, और फार्मर्स के पास तो कुछ होता ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। अब पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, अब हम आते हैं ब्रिटिशर्स का इंटेंट। देखो, याद है ब्रिटिशर्स का इंटेंट क्या था? याद करो। सबसे पहला था टू obtain रॉ मटेरियल, एंड सेकेंड टू सेल ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स। अब रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए रॉ मटेरियल बनवाना तो पड़ेगा। अब देखो, क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है सबसिस्टेंस क्रॉप। सबसिस्टेंस क्रॉप मतलब वो क्रॉप्स जो आप खाने के लिए यूज करते हो, जैसे गेहूं, व्हीट, राइस, ये सब जो है वो क्या हुआ? सबसिस्टेंस। और एक होता है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब ये खाने के लिए नहीं होता, ये बेसिकली आप मार्केट में जाके सेल करते हो। दैट इज कॉटन, जूट। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को किस में इंटरेस्टेड था? कैश क्रॉप्स में, क्योंकि उन्हें वो रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इट मीन्स कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल rather देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब क्या? क्या आप वो क्रॉप्स बना रहे हो जो मार्केट में जाके सेल करने वाले हो, rather देन वो क्रॉप्स जो आप खुद के लिए कंज्यूम करोगे। अब कैसे किया जाता था? देखो, फार्मर्स को दिया जाता था हायर प्राइस। कि बोले थे तुम ये आटा बना रहे हो,
चावल बना रहे हो तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम कॉटन बनाओ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है तुम कॉटन बनाओ, सिल्क बनाओ, जूट बनाओ। अब उससे क्या होगा कि तुम्हें मैं अच्छा प्राइस दूंगा। और वो लोग क्या करते थे, बनाते थे, क्योंकि उन्हें तो पैसे से मतलब है। तो फार्मर्स वर गिवन हाई प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, जो अल्टीमेटली कहाँ यूज की जाती थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, मतलब एक्सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स के मार्केट में जाके बेच सके। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना था। ड्यू टू विच द सेल प्रोसीड्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स। सेल प्रोसीड मतलब भाई कैश कॉटन जो बनाया था उसको मार्केट में जाके बेचा, उससे जो पैसा आया उसे सेल प्रोसीड बोलते थे। वो परचेज द फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम शॉप्स इन टाउन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। तो भाई जो फार्मर्स ने मार्केट में जाके क्या बेचा, कैश क्रॉप्स, उससे जो उनके पास पैसा आया वो पैसा दो पर्पज के लिए जाता था। पहला, फूड क्रॉप्स खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए चाहिए, और लोन रीपे करने के लिए। मतलब कुछ भी पैसा अभी भी नहीं बचा कि अपनी सिचुएशन को ठीक करे, जैसे पहली सिचुएशन अभी भी वैसी। अब इससे हुआ क्या, इससे ऐसा हो गया कि जब जब सभी फार्मर्स कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए, मतलब कॉटन बनाने लगे, जूट बनाने लगे, क्योंकि उनको बेटर प्राइस मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो धीरे धीरे फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया। और ऐसी सिचुएशन आती थी कि बहुत बार हमारे देश में क्या आ जाता था, फेमाइन। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो हमारे पास, जब देखो जनरली पहले जब प्रोडक्शन होता था तो थोड़ा हमारे पास सरप्लस बचा हुआ करता था, जो कभी जब फसल अच्छी नहीं होती थी तब यूटिलाइज हो। अब तो सभी लोग, काफी लोग कैश क्रॉप में शिफ्ट हो गए, तो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम, तो कुछ भी सरप्लस बचता नहीं था। और दैट इज द रीजन कि जिस दिन फसल अच्छी नहीं हो उस टाइम फेमाइन जैसी सिचुएशन हुआ करती थी, उनके पास कुछ भी सरप्लस नहीं बचता था। क्लियर? तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज हम ये दो पॉइंट तक करेंगे, फिर इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि भाई इंडियन इकोनॉमी क्या थी बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और बहुत ही ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों आए हमारे देश में, कब आए, 1757 में आए, राइट, बैटल ऑफ प्लासी जीत के। और क्यों आए, ताकि वो अपने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके अपने देश में ला सके और ब्रिटिश फिनिश गुड्स को वहां मार्केट में बेच सके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। ओके, फिर हमने पढ़ा कि देखो कंट्री की जीडीपी जो है वो कभी भी एस्टिमेट नहीं की थी उन्होंने। हमेशा हम किसका मानते हैं, वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव। उन्होंने कहा हमारी जीडीपी 0.5% ही ग्रो। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसी थी, याद रखना एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। और उसका रीजन क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।